ईएमएस टीवी के सभी दर्शकों को सनत जैन का सादर नमस्कार। देश में इन दिनों लोकसभा चुनाव की बयार बह रही है। रोजाना कुछ ऐसा देखने को मिलता है जिसके बारे में कोई आशा आमतौर पर नहीं होती है। कल दिल्ली के रामलीला मैदान में 28 विपक्षी दलों के इंडिया गठबंधन की एक रैली हुई। इसमें सभी राजनीतिक दलों के नेता शामिल हुए और उन्होंने सरकार के खिलाफ एक मोर्चा खोलने की बात कही। और जिस तरीके से रामलीला मैदान में भीड़ जुटी तो उसको देखकर सरकार भी हतप्रभ है। पिछले 2 महीने से लगातार कोशिशें हो रही थी कि इंडिया गठबंधन बन नहीं पाए और इंडिया गठबंधन में इतने सारे मतभेद हैं, उसके बाद भी कल रामलीला मैदान में सभी एक साथ एकजुट हो गए। इससे सरकार की चिंता बढ़ गई। सरकार की चिंता इसलिए भी बढ़ रही है कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक सहानुभूति इंडिया गठबंधन के साथ जुड़ रही है और यह कहा जा रहा है कि सरकार के दबाव में जो निष्पक्ष चुनाव जैसे होने चाहिए थे, जो स्वतंत्रता राजनीतिक दलों को होती थी, अब वो कहीं ना कहीं से बाधित की जा रही है। कल राहुल गांधी ने रामलीला मैदान में ये कहकर कि यदि हम क्रिकेट टीम को खेल के मैदान में ला के खिलाना चाहते हैं और उनके मैदान की पिच खोद देते हैं, फिर कहते हैं कि आप खेलो, या उसके खिलाड़ियों को बीमार करके कम खिलाड़ियों में या उनको परेशान करके यदि हम खेल जीतना चाहते हैं तो यह तो लोकतंत्र नहीं है। तो उन्होंने कल रामलीला मैदान से जिस तरीके से राहुल गांधी ने सरकार के ऊपर हमला किया कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को चुनाव चलते समय जिस तरीके से जेलों में बंद किया गया है, वह इसी तरीके का परिणाम है कि सरकार नहीं चाहती है कि विपक्षी गठबंधन लोकसभा के चुनाव में उनके सामने आए और इसलिए कार्रवाई हो रही है। इसके साथ साथ कल कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे, जो इस गठबंधन के संयोजक हैं, भारत में राजनीतिक दलों के ऊपर कोई इनकम टैक्स नहीं लगता है और पिछले 75 सालों के इतिहास में कभी भी किसी राजनीतिक पार्टी के ऊपर कोई इनकम टैक्स नहीं लगाया गया है। लेकिन पिछले 1 महीने 1.5 महीने में कांग्रेस पार्टी के ऊपर 3,567 करोड़ रुपए का इनकम टैक्स, जुर्माना और पेनाल्टी इत्यादि लगाकर आयकर विभाग ने कांग्रेस के बैंक खातों की निकासी पर रोक लगा दी है। यह निकासी ऐसे समय पर रोकी गई है जब कांग्रेस पार्टी चुनाव में जाने की तैयारी कर रही थी। तो सारे खाते सीज कर दिए जाने से अब ना तो वो अपने कर्मचारियों का वेतन दे पा रहे हैं, ना अपने ऑफिस का खर्चा चला पा रहे हैं, ना ही चुनाव के समय वो अपने पोस्टर बैनर छपवा पा रहे हैं और ना ही नेताओं को चुनाव प्रचार के लिए भेज पा रहे हैं। ऐसी स्थिति में कल रामलीला मैदान में इंडिया गठबंधन के द्वारा जिस तरह से सरकार के किए जा रहे उत्पीड़न को बताया गया, महंगाई, बेरोजगारी और अन्य मामलों को लेकर जिस तरह से पहली बार सरकार के ऊपर विपक्ष ने हमले किए हैं, तो उस हमले से सरकार कहीं ना कहीं चिंतित नजर आने लगी है। कांग्रेस स्वतंत्रता संग्राम की पार्टी है। इसने देश की स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ी है और अंग्रेजों के जुल्म के सामने भी कांग्रेस पार्टी के नेता अपनी लड़ाई को लड़ते रहे। कांग्रेस ने भी शायद इस लड़ाई को लड़ना सीख लिया है। कांग्रेस के उम्मीदवार अब मतदाताओं के पास जाके कह रहे हैं कि हमारे साथ ऐसा किया गया है, अब आप हमें वोट तो दें ही दें, साथ में नोट भी दे दें। और बड़े आश्चर्य की बात है कि 1 रुपए से लेकर 500 रुपए तक के नोट जनसंपर्क के दौरान
कांग्रेस कार्यकर्ताओं या उम्मीदवारों को जनता खुद आगे बढ़ बढ़ के दे रही है। तो कहीं ये दांव सरकार का उल्टा तो नहीं पड़ रहा है कि वो विपक्षी दलों को कमजोर करने के लिए, उनको छिन्न भिन्न करने के लिए जितने भी पैंतरे अभी तक अपनाए गए हैं, अब वो कहीं ना कहीं उल्टे पड़ते हुए दिख रहे हैं। इसका क्या होगा पता नहीं। कल 2 घटनाएं और भी हुई। लालकृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न का सम्मान देने के लिए राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री आडवाणी जी के घर गए हुए थे। प्रोटोकॉल के हिसाब से जब राष्ट्रपति खड़ी होती हैं, और वैसे भी लालकृष्ण आडवाणी भाजपा के सबसे सीनियर मोस्ट और सबसे ताकतवर नेता रहे हैं, तो जब उनका सम्मान राष्ट्रपति कर रही थी, उस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी कुर्सी पर बैठे हुए थे, राष्ट्रपति खड़ी थी और मोदी जी सामने बैठे हुए थे। इसकी भी बड़ी तीव्र प्रतिक्रिया देश में हुई है, खास तौर से भारतीय जनता पार्टी में हुई है कि जब लालकृष्ण आडवाणी का सम्मान राष्ट्रपति महोदया कर रही थी, उस समय यदि कुछ देर के लिए आडवाणी जी के सम्मान में यदि मोदी जी भी वहां खड़े हो जाते, तो इससे दोनों प्रोटोकॉल का पालन होता कि वरिष्ठ नेता के सम्मान में मोदी जी खड़े हुए और राष्ट्रपति भी खड़ी हुई थी, तो वो खड़े हुए। इसको लेकर भाजपा के लोग या सरकार के लोग कोई ये भी कह रहा है कि जब राष्ट्रपति भवन में सम्मान दिया जाता है, तब सम्मानित होने वाला व्यक्ति राष्ट्रपति के पास जाता है और राष्ट्रपति उनका सम्मान करती हैं, लेकिन जो भी वहाँ पर आमंत्रित अतिथि होते हैं वो अपनी कुर्सी पर बैठते हैं और प्रोटोकॉल में कहीं उठना जरूरी नहीं है। लेकिन ये राष्ट्रपति भवन का कार्यक्रम नहीं था, ये कार्यक्रम था आडवाणी जी के घर जाकर देने का। और राष्ट्रपति भवन में यदि जो भी लोग पुरस्कार लेने आते हैं, या तो स्वयं आते हैं या अपने प्रतिनिधि के तौर पर कोई न कोई उन्हें लेने के लिए आता है। पहली बार ऐसा हुआ कि राष्ट्रपति ने स्वयं जाकर यदि आडवाणी जी के घर पे जाके उन्हें सम्मानित करने की कोशिश की, तो एक इसकी बड़ी कल तीव्र प्रतिक्रिया हुई है, और ये चुनाव के समय हुई है, इसलिए इसका महत्व बढ़ जाता है। एक और घटना हुई कि मेरठ में, जहां से भगवान राम के नाम पर भारतीय जनता पार्टी ने और नरेंद्र मोदी साहब ने चुनाव का आगाज शुरू किया, तो वह क्रांतिकारियों की भूमि मानी जाती मेरठ। और रामायण सीरियल के में जिन्होंने राम के किरदार को निभाया था, अरुण गोविल साहब, उन्हें मेरठ से लोकसभा का उम्मीदवार बनाया गया है। भारत रत्न की उपाधि पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को भी दी गई है, और चौधरी चरण सिंह के पुत्र नाती वो की पार्टी को भारतीय जनता पार्टी एनडीए में लेके आई है। तो कल ये माना जा रहा था कि मेरठ की जो चुनावी सभा हो रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की, तो वह जाटों को और किसानों को वहाँ एक कोई घोषणा करेंगे उनके बारे में, और जो उनके नाती को लेके गए हैं, उनकी पार्टी को एनडीए में शामिल किया है, तो उनको वो वहाँ सम्मान देकर और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जाटों के बीच में या किसानों के बीच में एक नया मैसेज देंगे। लेकिन जिस tariके से कल उनको इग्नोर किया गया है, तो उसकी भी बड़ी तीव्र प्रतिक्रिया पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हो रही है। खैर, चुनाव चल रहे हैं। आज केजरीवाल जी को न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया है। ईडी ने उनसे अपना पल्ला हाल फिलहाल तो छोड़ा लिया है। वहीं आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल इस बात के लिए बिल्कुल हैं कि हम सरकार जेल में रहते हुए भी चलाना पड़ी तो चलाएंगे, लेकिन हम ना तो भागने की कोशिश करेंगे और ना ही सरकार के दबाव में इस्तीफा देंगे। तो एक विषम परिस्थितियां बनती जा रही हैं कि एक मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई, कल 28
दलों का जो विपक्षी गठबंधन बना हुआ है इंडिया, उसके सभी लोगों का एक साथ आ जाना और आज ईडी द्वारा रिमांड नहीं मांगकर उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में भेजे जाने की बात करना, ये कहीं ना कहीं तेजी के साथ जो देश के राजनीतिक समीकरण बदल रहे हैं उसकी ओर इशारा कर रहे हैं। चुनाव किस रूप में जाएगा, कहाँ जाएगा पता नहीं, लेकिन महंगाई, बेरोजगारी के कारण कहीं ना कहीं जनता के बीच में एक उधेलना है। और जिस तरीके से विपक्षी दलों के नेताओं को जेल में भेजा जा रहा है, आए दिन समाचार छपते हैं कि ईडी ने इनके यहाँ छापा डाला, उनके वहाँ छापा डाला, इनको पकड़ा, इनसे पूछताछ कर रहे हैं, तो इससे विपक्ष के प्रति सहानुभूति उत्पन्न होने लगी है। ये कहने में मुझे अतिशयोक्ति नहीं लग रही कि जो स्थिति मैंने 1975 में देखी थी, वही स्थिति अब हमें 2024 में देखने को मिल रही है कि जब जनता खुद ब खुद आगे बढ़कर और एक साथ जुट रही थी और एक साथ सड़कों पर उतर रही थी और जो आंदोलन किए थे, तो उस समय भी यही आम जनता के मन में कि मतलब वो 1975 के आंदोलन आम जनता कर रही थी और 1977 का इमरजेंसी के बाद का जो लोकसभा चुनाव हुआ था, उसमें कांग्रेस के मुकाबले में कोई भी विपक्षी दल नहीं था, सब जेल में बंद थे। और जैसी इमरजेंसी को खोला गया और नेताओं को रिहा किया गया और उसके 2 माह के अंदर चुनाव हो गए, तो उस समय सारी राजनीतिक दल कमजोर थे, किसी की कोई शक्तियां नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद भी उत्तर भारत में इसकी बड़ी तीव्र प्रतिक्रिया हुई और पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार 1977 में केंद्र में बनी और जिसके मुखिया मोरारजी देसाई बने, फिर चरण सिंह साहब बने। तो मेरे कहने का आशय ये है कि विपक्षी दलों के ऊपर जो कार्रवाई कर रही है सरकार, उसमें जनता के मन में कहीं ना कहीं विपक्षी दलों को लेकर अब एक सहानुभूति होने लगी है और जनता भी मानने लगी है नहीं, कहीं ना कहीं तो कुछ गलत हो रहा है। वहीं पूरा विपक्षी गठबंधन करो या मरो, लड़ो या मरो जैसी स्थिति में आके खड़ा हो गया है कि यदि हम अपने वजूद को अब सुरक्षित नहीं कर पाए तो आगे फिर हमारा कोई वजूद नहीं रहेगा। तो ये जो लड़ाई दिनों दिन चरम ऊपर की ओर बढ़ती चली जा रही है, इसके आगे चलकर क्या परिणाम होंगे कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि सरकार और विपक्षी दलों के बीच में जो सौहार्द बना रहना चाहिए था, वो सौहार्द कहीं से देखने को नहीं मिलता है। और अब ऐसा हो रहा है कि जैसे भारत और पाकिस्तान के बीच में लड़ाई हो रही है, वैसी ही लड़ाई सरकार और विपक्षी दलों के बीच होती हुई दिख रही है। इसके क्या परिणाम होंगे पता नहीं, लेकिन फिर भी हम बेहतर आशा कर सकते हैं चुनाव अच्छे तरीके से हों। और लेकिन जो घटनाएं बड़ी तेज़ी के साथ घट रही हैं, ये कहीं ना कहीं चिंता भी उत्पन्न करती हैं। नमस्कार।